हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और जी आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 5, 6 ये चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो बीच में से मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 नहीं करवाया था। द रीज़न वाज दैट कि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था और मैं चाहती थी कि सेल साइकिल के आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, एंजाइम्स के बारे में आपको पता हो, ताकि जब हम सेल एंड टिश्यूज़ को पढ़ें तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इनको पढ़ने में। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी पहले कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। तो हमारे पास है कि हम माइक्रोस्कोपिक एंड एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप्स पहले आए और फिर सेल थ्योरी किस तरह से अराइज हुई, ये हम देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोप्स के अंदर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होगा एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। ये क्या है, इनको कंप्लीट डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इनके नामों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए इन दोनों का डिफरेंस जानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। बट फिर भी हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, पहले मैंने सुपरफिशियली आप लोगों को बताया हुआ है। अब रिलेशनशिप्स बिटवीन सेल्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब हमारे पास सेल के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा होता है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, उनके दरमियान में क्या क्या उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं, हमने ये भी डिस्कस करना है। सेकेंडली हमने डिस्कस करना है कि सेल की साइज, सेल का शेप, किस तरह से उसका एरिया और वॉल्यूम का किस तरह से रेशो बनता है, ये सब हमने इनको रिलेट करके देखना है। फिर हमने कुछ हमने देखनी है कि सेल मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स सेल के अंदर जा रहे होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स सेल के बाहर आ रहे होते हैं, तो हमने ये भी देखा है। तो हमने देखना है कि जो ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमने उसके अंदर डिफ्यूजन देखेंगे, ऑस्मोसिस देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एंड फिल्ट्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम देखेंगे कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की किस तरीके से हो रही होती है। ये सब कुछ था सेलुलर लेवल के ऊपर, सेल था ये। फिर अब आ जाता है टिश्यूज़, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर हमारे पास प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ ये दोनों हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कोर्स आउटलाइन थी इस चैप्टर की कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसको डीपली पढ़ाऊँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सो यू कुड फाइंड सेल जस्ट एज intricately patterned and beautifully formed in any plant you look at, from the rose into your backyard to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you add for the snack। तो फिर क्या सीन है कि अगर आप देखेंगे सेल्स को, तो वो जिस पैटर्न के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है। अगर आप किसी प्लांट को देखते हैं जैसे कि रोज़, या फिर आप ग्रास को देखते हैं जिस पे आप घूमते हैं, या फिर आप रोज़ को देखते हैं, या फिर आप इवन कैरेट्स को देखते हैं जिसको आप एज अ स्नैक के तौर पे खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब भी सेल से ही मिलकर बनी हुई हैं और इनको बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है, इनका पैटर्न डिसाइड किया गया है। सो लेट्स नो लिमिटेड टू प्लांट्स, हम इसको सिर्फ प्लांट्स तक लिमिटेड नहीं रख सकते। तो ये क्या है, हमारे पास सेलुलर सेल्स के हमारे पास क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे इंसेक्ट्स, जो मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, उनके विंग्स से लेकर इंसानों की जो स्किन होती है उसके अंदर, जो इंसानों के जो टिश्यूज़ हैं, अबाउट एनी अदर लिविंग टिश्यू यू चूज़ टू लुक एट। मतलब कोई सी भी लिविंग चीज़ जिसको आप देख रहे हैं, वी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हम और जितनी भी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, ये सब किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। वी जस्ट नीड सम माइक्रोस्कोपी टू अप्रिशिएट इट। अब सेल को सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि सेल है कैसा, तभी तो हम अप्रिशिएट कर पाएंगे ना कि भाई कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल पैटर्न, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर, कितना वास्ट इसका फंक्शन है। ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको देख सकेंगे।
देखेंगे। तो देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत छोटा है तो उसको देखने के लिए ज़रूरत है हमें माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप एंड एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किस तरीके से आई, माइक्रोस्कोप्स किस तरह से, कौन कौन से वन बाय वन आए। तो हमारे पास Zecharis Jensen इज़ जनरली बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। कब किया था, 1590 के अंदर इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को इन्वेस्टिगेट किया था। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। सो इट वाज सिंपली अ ट्यूब, ये एक ट्यूब की तरह था जिसके पास क्या था, लेंसेज थे एट ईच एंड, मतलब कि इसकी जो एंड्स थी वहाँ पर लेंसेज लगे हुए थे, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन की जो पावर थी, मतलब कि जो जूम करके दिखाने की जो पावर थी वो कितनी थी, 3x से लेकर 9x तक की थी, ये रेंज थी हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, उसकी मैग्नीफिकेशन की रेंज थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे वो थे Zecharis Jensen। ठीक है। फिर रॉबर्ट ह्यूग ने क्या किया, हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ये हमारे पास Zecharis Jensen की है। देन हमारे पास क्या है, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप जिस पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी इसको फर्दर इसका वर्जन इम्प्रूव किया, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाई इसी माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों के चेंजेस लेकर आए रॉबर्ट ह्यूग, वो इसलिए लेकर आए ताकि ऑर्गेनिजम्स को हम ऑब्जर्व कर सकें, उनको हम देख सकें, उनके ऊपर हम अच्छे से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो माइक्रोस्कोप्स क्या हैं, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे पास इमेज है या फिर जो ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम क्या कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें ताकि हम उसको देख सकें। ठीक है। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक होती है उसकी मैग्नीफिकेशन, दूसरी होती है उसकी रेजोल्यूशन। तो मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन दोनों क्या चीज़ें हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये जो आप लोग जूम करके देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करेंगे ये जो है पेज एक हमारे पास इमेज है, अब मैं इसको ये क्या कर रही हूँ, मैग्नीफाई कर रही हूँ। आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, जूम कर रही हूँ। तो ये जो जूम करने की कैपेबिलिटी है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा जूम हो रही है, ये चीज़ इसकी मैग्नीफिकेशन कहलाती है कि आपको वो चीज़ उतनी मैग्नीफाई करके दिखा रही है। सो बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर, डिफरेंट लेंसेज को एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर उनको प्लेस किया जाता है ताकि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो दो हमारे पास कोई से भी हम छोटे पॉइंट्स अगर हम सपोज कर लें जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया कि ये हमारे पास जो इसका नेम लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास Z है, ये हमारे पास A है। हमने इनको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया, तो ये जितना हम इनको क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इनके दरम्यान में जितना ब्लरनेस कम होगी ये चीज़ शो करेगी इसकी रेजोल्यूशन को। तो हमने कहा कि रेजोल्यूशन हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन हमारे पास वो दो पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स को या दो कोई भी पैरामीटर्स को या दो किसी भी चीज़ों को हमें क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प आउट करते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो ये क्या है, क्लियरिटी को बताती है कि कोई भी चीज़ आपने जूम तो कर ली लेकिन कितनी क्लियर आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ हमारे पास उसकी रेजोल्यूशन बता रही होती है। तो ये दो चीज़ें जिस माइक्रोस्कोप के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं वो माइक्रोस्कोप आपको उतना अच्छा जो है वो इमेज दिखाता है। ठीक है। फिर है बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट ए क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। अगर कोई भी चीज़ है जो कि 0.1 से
कम की है तो और आपको उसकी क्लियर पिक्चर चाहिए तो आपके लिए मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ माइक्रोस्कोप इज़ हाई मैग्नीफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोस्कोप है लेकिन उसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप उसको जूम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो जूम तो करेगा लेकिन आपको वो जो चीज़ें होंगी वो क्लियर नहीं दिखाएगा। तो क्या होगा, ऑल यू विल गेट इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ अ ब्लरी इमेज। आपको क्या मिलेगी, इमेज तो मिलेगी जो कि जूम हुई हुई होगी लेकिन वो सारी क्या होगी, क्लियर नहीं होगी, वो ब्लर होगी इमेज। तो इसलिए दोनों चीज़ों का ठीक होना, दोनों चीज़ों का हाई होना ज़रूरी है, दोनों का हाईली अपना मतलब वर्जन के अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है। हाईली मैग्नीफिकेशन एंड हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, तभी आपका माइक्रोस्कोप आपको क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज आपको शो करेगा। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये तो सारी बातें जो कि हम इससे पहले पढ़ रहे थे वो तो थी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब हम देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप कैसा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा है। तो दो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एक करेक्ट लेंसेज को एक करेक्ट पैटर्न के अंदर लगाया जाता है ताकि आपको मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ठीक तरीके से मिल सके। तो यहाँ पर लाइट का बेसिकली यूज़ किया जाता है, क्या, लाइट को पास करवा कर माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। ठीक है, इसका मेथड ये होता है कि जो विजिबल लाइट होती है उसको यूज़ करके माइक्रोस्कोप बनाया जाता है और जो इमेज आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख रही होती है उसे कहा जाता है माइक्रोग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ द पावर ऑफ आई पीसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, आई पीसेज को भी यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज को भी यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास बेसिकली दोनों पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के। जब माइक्रोस्कोप को बनाया जाता है तो उसके अंदर लेंसेज को यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस है। आई पीस वो है जहाँ पे आप आँख रख के उसको बेसिकली देख रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ठीक है, फिर in order to ascertain the total magnification when viewing an image with a compound light microscope, take the power of objective lenses which is 4x, 10x, 40x and multiply it by the power of eyepiece which is typically 10x। तो हमने कहा कि हमारे पास जो पावर होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा हमारे पास, उसकी जो पावर है वो कितनी है, 4x, 10x, 40x है। ठीक है, और जो हमारे पास पावर ऑफ द आई पीस है वो हमने कितनी रखी है, 10x रखी है। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगी, हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाएगी। Therefore 10x eyepiece used with 10x objective lens will produce 100x magnification। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्या है, आई पीस है, ठीक है, उसकी हमारे पास पावर कितनी है, 10x है, और जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, 10x है। तो हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगी 10 इंटू 10, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 10x आएगा। तो हमारे पास क्या आएगी, वो चीज़ जो मैग्नीफाई करेगी वो 100x आएगी। इसी तरह से अगर हम 40x उसकी मैग्नीफिकेशन पावर रखते ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आती बेसिकली वो आती 400। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल आई पीस है और इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखती हूँ यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल आई पीस है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आई पीस हमने कहा कि ये 10 ही हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास कितना हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 40 आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो 100 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी ये 40 है तो 400 आएगा। तो मतलब अगर ये हमारे पास 10 ही है और हमारे पास जो आई पीस की जो हमारे पास पावर है वो 10 ही है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी हमारे पास अगर पावर्स डिफरेंट हैं, तो अगर हम उसकी मैक्सिमम पावर रखते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, जो कि हमारे पास क्या है, 400 है। कम रखते हैं तो कम आएगी। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन अस, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सी।
कि हम कौन सी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो कितनी वो जूम इतनी रिक्वायर्ड है उसको या नहीं है, या फिर ज़्यादा ब्लर हो जा रही है तो फिर हम कम कर देंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये है लाइट माइक्रोस्कोप मायोग्राफ ऑफ अनियन सेल्स एंड अमेबा। ये जो अनियन होते हैं उनके सेल्स को क्या किया गया है, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको जूम करके दिखाया गया। उनके सेल्स अंदर से जूम करने के बाद ऐसे दिखते हैं। और जो अमेबा होता है जो कि यूनिसेलुलर था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है जब उसको जूम करके देखा जाता है। अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, जो कि डिफ़र करता है, थोड़ा सा चेंज होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। ये क्या करता है, इमेज को तो प्रोड्यूस करता है, बट क्या यूज़ कर रहा है, वो जैसे विजिबल लाइट को यूज़ कर रहा था लाइट माइक्रोस्कोप, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है, ठीक है। और रादर देन अ बीम ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट को यूज़ नहीं कर रहा है, विजिबल लाइट को यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। तो बहुत इजी है याद करना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन यूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेगा। विजिबल लाइट को कौन यूज़ करेगा, लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है विजिबल लाइट की। अब वेवलेंथ क्या होती है इसकी डीप में आप लोग नहीं पढ़े हैं, उसको आप लोग साइड पे रख दें। सो एंड दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन। जब वेवलेंथ हमारी छोटी होती है, शॉर्टर होती है, तो हमारे पास क्या होती है, रेजोल्यूशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो इमेज होगी वो कैसी होगी, क्लियर होगी। जब रेजोल्यूशन हाई होगी तो इमेज कैसी होगी, क्लियर होगी। देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में, जो लाइट माइक्रोस्कोप इससे पहले हमने देखा, उसके मुकाबले में हमारे पास अब जो इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो शो होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो हाईली रेजोल्यूटेड होने वाली है, मतलब कि वो क्लियर होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है एग्जामाइन करने के लिए, सिर्फ सेल को नहीं, बल्कि जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको देखने के लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर एक ज़िंदा सेल है आपके पास तो आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो लिविंग है, ठीक है ना। आप उसको किस तरह से इतना जूम करोगे, क्योंकि आप उसको खोल के माइक्रोस्कोप में किस तरह से रखोगे, ऑब्वियसली उसको आपको माइक्रोस्कोप के आई पीस में रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस पे रखने के लिए आपको उसकी प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो वो ज़िंदा होगा तो आप कैसे लोगे, ऑब्वियसली नहीं ले सकते, ठीक है जी। और ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शक्ल दिख रही होगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और ये हमारे पास सल्मोनेला बैक्टीरिया है जिसको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है। तो अब आपको दोनों में से दिख रहा होगा कि कौन सी चीज़ आपको क्लियर दिख रही है, तो यहीं से भी आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही है, चीज़ सेम ही है, ऑब्जेक्ट सेम ही है, लेकिन माइक्रोस्कोप्स का डिफरेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट वाली है वो आपकी लाइट माइक्रोग्राफ के थ्रू आपको दिखाई गई है, मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया है ये लाइट माइक्रोग्राफ है, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई गई इमेज है। और जो राइट वाली है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई गई इमेज है, ठीक है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, मतलब कि इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.2 नैनोमीटर से भी स्मॉल होती है। और इसके पास जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है 2,50,000 टाइम्स हमारे पास होती है लाइट माइक्रोस्कोप के। तो ये कितनी ज़्यादा हो गई आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा। तो दो मेजर टाइप्स होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरी होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दो हमारे पास टाइप हो गई, एक एक करके देख लेते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ सेल टिश्यू क्रिएटिंग अ डिटेल्ड इमेज ऑफ द 3D सरफेस। आपको 3 डायमेंशनल सरफेस जो है वो दिखाई जाती है, डिटेल्ड इमेज दिखाई जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है,
जो बीम होती है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट, विजिबल लाइट की बीम थी, वो क्या होती है यहाँ पर, वो बैक एंड फोर्थ, जैसे दरवाजे की मूवमेंट होती है ना, वैसे आप मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रही होती है, मतलब खोलना और बंद करना जैसे, ठीक है। तो मतलब टकरा के फिर एक साइड पे फिर वापस आना, इस तरह से वो क्या कर रही होती है, आपको मूवमेंट शो कर रही होती है। फिर इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन कॉन्ट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस। डिफरेंट चीज़ क्या है इसके अंदर सैंपल, जिसको आप ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट किया जाता है देखने से पहले। फिर इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया जाता है उन स्लाइसेस में से। देन आपको क्या किया जाता है, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसको यूज़ किया जाता है ताकि डिटेल्ड इमेज तो हमें मिल सके, लेकिन उस सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे, क्योंकि हमने उसको स्लाइस कर लिया, काट दिया, तो हम उसके और भी अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सेल और टिश्यू लेवल पे स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम सेल्स को भी काट के उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो आज हमने डिस्कस किया लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है जी, कि माइक्रोस्कोप्स किस तरह से इन्वेंट हुए। ये हमारे पास वैन लीवेनह्यूक की पिक्चर है, कि माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वैन लीवेनह्यूक की खुद की पिक्चर है, और ये हमारे पास उनके माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आज हमने डिस्कस किया लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।